यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 18 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 18 को डिस्कस करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, मतलब 50% क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में और 50% क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में रहेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 17 था, ठीक है, टेस्ट नंबर 16 था, ये सब मैं आपको दिखा चुका हूँ क्योंकि आप फुल लेंथ टेस्ट थे। ये भी आपका क्या है, फुल जो लेंथ टेस्ट होगा हमारा ये है आपका, राइट। तो यहाँ से इसको पूरा करोगे आप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, अच्छे क्वेश्चन है, राइट। ये देखोगे उसके बाद अभी कल जो हमें होना है, अभी अभ्यास पेपर होना है, जो उसका विजन है इसका अभ्यास पेपर होना है, वो भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। वो लेके आऊँगा आपका कल इवनिंग तक हो सकता है मिलेगा तो, या फिर परसों मैं आपको सुबह जो अभ्यास आंसर के साथ बहुत अच्छा से यहाँ पे कवर कराऊंगा, ठीक है। बाकी आपको जो टारगेट है डेली फॉलो करते रहो और जो 30 दिन का प्लान बनाया वो भी आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से है, निम्नलिखित पर विचार करना है। उपविधि, अध्यादेश, प्रथाएं, कार्यकारी सूचना, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये बोलो उपयुक्त में से कितने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 की परिभाषा के अंतर्गत विधि की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो विधि की श्रेणी में इनमें से कौन से आते हैं, जो आर्टिकल 13 में या उपविधि आता है, अध्यादेश आता है, प्रथाएं आती हैं, या कार्यकारी सूचना क्या आता है। तो देखो यहाँ से जो हमारे आता है इसके अंतर्गत आएगा, तो आता है अध्यादेश, ठीक है। पहला अध्यादेश नंबर का, दूसरे नंबर पे दूसरा आता है आपका कार्यकारी, जो हमारे आदेश होते हैं। ये कार्यकारी अधिसूचना नहीं आता है, कार्यकारी यहाँ पर आदेश आते हैं, यहाँ पे नहीं दे रखा है। उपविधि, राइट, उपविधि भी आता है, राइट। शासन, नियम, राइट, शासन और नियम यहाँ पर नहीं दे रखे हैं इसमें, राइट। और सरकारी अधिसूचना हो गई, सरकारी सूचना आता है। और भारत में कानून की सख्ती रखने वाली यहाँ पर प्रथाएं, ठीक है, जो हमारे जो सख्ती रखने वाली प्रथाएं वो यहाँ पर आती हैं। और संवैधानिक संशोधन अधिनियम यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट हमारा ऐसे करेक्ट होगा। संवैधानिक संशोधन नियम 13 के अंतर्गत कानून नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें यहाँ पर मूल अधिकारों को उल्लंघन कहकर चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट आपका 5वां गलत हो जाएगा। तो केवल 4 आंसर होगा, तो 1, 2, 3, 4 हमारे यहाँ से सी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक जो डीपीएसपी है उसमें 39 अनुच्छेद का हिस्सा है, ठीक है। कौन सा है, पहला स्टेटमेंट, राज्य सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका के साधनों को जो अधिकार है उसको सुरक्षित करेगा, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। पहली बात यहाँ से सही बोला। दूसरा, राज्य पुरुषों और जो महिला हैं उन दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करेगा। ये आपने पढ़ा ही होगा, है ना। कहाँ पे पढ़ा है आपको याद रखना है, कहाँ पे आपने पढ़ा था, राइट। तो ये भी हमारे यहाँ से क्या होगा, समान वेतन के लिए समान जो कार्य उसमें यहाँ पर सुनिश्चित करें, क्योंकि आर्टिकल 39 है उसके तहत यहाँ पर ये बताई गई थी उद्देश्य और उसका मूल। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट को। तीसरा स्टेटमेंट है, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना ये यहाँ पे टेक्स्ट में शामिल नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, राइट। राज्य संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों को संकेतन को रोकेगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे स्टेटमेंट कितने करेक्ट हैं, 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके सही होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका जो ए स्टेटमेंट बोल रहा है, 1, 2 और 4 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत ना तो धार्मिक है, ना गैर धार्मिक है और ना ही धर्म विरोधी है, ठीक है। पहला क्या होगा कथन, पहला कथन हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है इसका यहाँ से ये जो बोल रहा है स्टेटमेंट पहला वाला यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका देख लेता हूँ थोड़ा सा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ पे सही बोल रहा है, राइट। दूसरा, भारत में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और वह किसी धर्म का सार्वजनिक ढंग से समर्थन नहीं देता है, राइट। ये क्या होगा, सेकंड वाला। सेकंड वाली बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्येक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होगी कि वह किसी भी धर्म का विश्वास करे और उसका पालन करे, है ना। राज्य किसी भी व्यक्ति को समूह के साथ यहाँ पर धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये भी यहाँ पर बोल सकता था। और यहाँ पर इसका तात्पर्य भी था कि भारत में कोई जो राजकीय धर्म नहीं होगा और किसी धर्म को सार्वजनिक निधि का समर्थन यहाँ पर नहीं देगा, ठीक है, ना भी इसका कोई दोहरा आशय होगा। तो तीनों बातें हमारी यहाँ से इसकी करेक्ट हैं और इसकी व्याख्या कर रही हैं इस पहले स्टेटमेंट की। पहला स्टेटमेंट ये था तो इसकी सभी दोनों यहाँ पर बातें व्याख्या कर रही हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जो तीसरा होगा इसका, तीसरे का ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, राइट। चौथा क्या होगा, चौथा जो हमारा पहला स्टेटमेंट है यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर
जो राष्ट्रीय आपातकाल का सबसे उल्लेखनीय प्रिय प्रभाव होता है कि भारत की संघीय संरचना एकात्मक स्वरूप में बदल जाती है और केंद्र को अधिक यहाँ पर अधिकार मिल जाता है और संसद राज्य जो होता है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आर्टिकल 19 के तहत प्रदत्त जो हमारे मूल अधिकार हैं उसमें सशस्त्र जो विद्रोह है या बायाकमण उसके आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये गलत है क्योंकि आर्टिकल जो हमारा संविधान संशोधन 44 है उसमें 1978 द्वारा बताया गया था कि सुरक्षा का प्रावधान जोड़ा गया था और 19 के अधिकार आर्टिकल 19 में उसके अधिकार के केवल तभी मतलब निलंबित कह सकते हैं जब आपातकाल बाह्य आक्रमण युद्ध या उसके आधार पर घोषित किया गया सशस्त्र विद्रोह के मामले में नहीं। ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह यहाँ पर शब्द नहीं आना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। तीसरा, संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण को राष्ट्रपति द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये करेक्ट है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर बदला जा सकता है। तो 1 और 3 हमारे स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, चौथे का आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो बी स्टेटमेंट यहाँ से चौथे का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किन परिस्थितियों में राज्यपाल जो होता है स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं और अर्थात विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट, जब राज्यपाल की राय में राज्य के जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया हो और वे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हों। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला 5वें का स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले बात यहाँ से सही बोला है क्योंकि अनुच्छेद हमारा जो 356 है, ठीक है, 356 आर्टिकल है, इसमें अंतर्गत यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो गया कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वे बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के राष्ट्रपति रिपोर्ट में यहाँ पर भेज सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारी करेक्ट, जब राज्यपाल जो होता है अपने विवेक से किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, ये भी हमारा करेक्ट होगा। तीसरा, जब राज्य में चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की जो गारंटी होती है उसमें न मिलने की स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो राज्यपाल उसमें अपने विवेक से किसी भी जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति के जो विचारार्थ है उसको सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, और ये हमारी विधानसभा जो होगी जब विधानसभा त्रिशंकु होगी अर्थात किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिला हो, ठीक है, तब क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी और पहला भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों बातें सही हैं, तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय न्यायपालिका के लिए 1997 में आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी। यह आचार संहिता 1968 के न्यायाधीशों की जांच के अधिनियम के तहत संहिताबद्ध की गई थी। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका ये जो रहेगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा डाउट में था, तो पहला हमारा क्या होगा जो गलत है क्योंकि देखो 1997 के जो न्यायिक हमारी जीवन के मूल्य को जो पुनः व्याख्यान जो किया गया था उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर स्वतंत्र रूप से अपनाया गया था और इसका न्यायाधीश जांच जो अधिनियम था 1968 उससे कोई संबंध नहीं है इससे। ठीक है, ये एक हमारी नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, ना किसी विधायक की मतलब ना किसी विधायक की होती है वैधानिक उसकी प्रावधान के रूप में। तो ये हमारा सेकंड वाला जो पहला वाला यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, ये उन मानकों का विवरण है जिन्हें न्यायाधीशों को अपनी आधिकारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते समय पालन करना चाहिए। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है क्योंकि ये न्यायाधीशों द्वारा अपने आधिकारिक दायित्वों को निर्वहन के दौरान पालन किए जाने वाले जो आचरण होते हैं उनके मानकों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ये संहिता नैतिक आचरण के लिए एक ढांचा प्रदान करती है जो हमारी निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और अनुचितता से यहाँ पर बचाव पर जोर देती है। तो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत औपचारिक महाभियोग कार्रवाई की ओर ले जाता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये भी गलत है क्योंकि आर्टिकल हमारे यहाँ पर जो 124 है, ठीक है, आर्टिकल 124 है, ये इसके अंतर्गत महाभियोग केवल सिद्ध दुराचार या अयोग्यता के मामले में ही किया सकता है और इसके लिए यहाँ पर संसद के दोनों सदनों की भागीदारी वाली एक कठोर प्रक्रिया का पालन करते हैं। तो हमारा ये क्या होगा, एक तो पहला गलत है और एक तीसरा वाला गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ दूसरा करेक्ट है। ठीक है, दूसरा करेक्ट मतलब केवल एक हमारी बातें या एक कथन हमारे यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है क्योंकि इस अनुच्छेद के अनुसार हमारा जो है जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 326, ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, और इस अनुच्छेद में जो हमारा वयस्क मताधिकार है उसके आधार पर यहाँ पर जो सार्वभौमिक जिसे वयस्क मताधिकार बोलते हैं उसके आधार पर ये कराए जाएंगे। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा इस अनुच्छेद में संशोधन कर मतदाता सूची में न्यूनतम आयु कमी की गई थी। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आयु 18 वर्ष से कम ना होनी चाहिए। ये हमारी 61वां जो संविधान संशोधन था 1988 में, ये 21 से घटाकर कितनी 18 कर दी गई थी। ठीक है, ये वाली कर दी गई थी। तो आंसर क्या होगा? सेकंड में हमारा करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ से है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मत देने का अधिकार कुछ अपात्रताओं के अधीन है, जैसे कि निवास ना होना, ठीक है, मानसिक अस्वस्थता या कुछ अपराधों में दोष सिद्ध। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, जो आपराधिक दोष सिद्ध होते हैं ये भी मान लो, और जैसे कि हमारा मानसिक विषमता या किसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास ना होना, तो ये भी सही बोल रहा बात है। तीनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का आंसर हो जाएगा हमारा। पूछा गया सही कौन सा, तो सभी तीनों सी नंबर, सातवें का सी। 8वां नंबर क्वेश्चन 8 है अनुसूचित जातियों के संबंधित जो हमारे प्रावधान है उसके संबंध में आपको विचार करना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 341 भारत की संसद को यह अनुसूचित सूचना अधिकार देता है कि किसी राज्य के शासित प्रदेश में कौन सी यहाँ पर जातियाँ, वर्ग, जनजातीय समूह हैं उनके लिए यहाँ पर मानी जाएंगी, मतलब अनुसूचित जनजातियाँ मानी जाएंगी। तो पहला क्या होगा? पहला हमारा स्टेटमेंट 8वें का इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद हमारा जो 341 का जो पहला है इसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह जातियों, नस्लों और जो हमारी जनजाति होती हैं, ठीक है, उनको निर्दिष्ट करें जो इस संविधान उद्देश्य के लिए यहाँ पर उस राज्य की जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको संदर्भ में अनुसूचित जाति यहाँ पर मानी जाए, जैसा कि यहाँ पर मामला हो। उसमें तो पहला हमारा इस वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ से भारत के संविधान का अनुच्छेद 341 यह प्रावधान करता है कि केवल राष्ट्रपति को ही यहाँ पर यह अधिकार है कि वह किसी जाति या वर्ग, जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर रख सके। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमारा इसके बाद अनुच्छेद हमारा 341 जो 2 है, राइट, 341 जो 2 है, ये हमारा केवल संसद ही किसी जाति, नस्ल या जनजाति जो सूची उसको यहाँ पर सूची से बाहर यह शामिल कर सकता है। तो सेकंड हमारा गलत है, संविधान यहाँ पर नहीं। तीसरा देखते हैं, पहला भी गलत था और दूसरा भी गलत है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के उप श्रेणियों बनाने के लिए अनुमति दी है ताकि रक्षण संबंधी लाभों का यहाँ पर न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जा सके। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि आर्टिकल जो हमारा यहाँ से 15 और आर्टिकल यहाँ पर 16 है। ठीक है, इसके तहत अपने जो अधिकार है उसको प्रयोग करके अनुसूचित जनजाति या जाति के जो सामाजिक पिछड़ेपन उसके विभिन्न स्तरों को पहचान कर उनके तदनुसार विशेष जो प्रावधान है उसको लागू कर सकते हैं, जिससे कि उनके आरक्षण यहाँ पर शामिल हो जाए। ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। पहला दूसरा गलत है, तो आंसर हमारा क्या है? सिर्फ एक कथन यहाँ से हमारा करेक्ट है। तो 8वें का आंसर ए। 9वां नंबर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि जो सम्यक हमारी प्रक्रिया उसके संबंध में आपको विचार करना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधायिका द्वारा पारित हमारी जो विधि है उसकी प्रतिक्रियात्मक वैधता की जांच करती है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला जो 9वां नंबर स्टेटमेंट क्वेश्चन है यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। दूसरा, विधि सम्यक प्रक्रिया यही सुनिश्चित करती है कि विधि न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित हो और मनमानी ना हो, ये भी बात हमारी करेक्ट है। तीसरा, 1978 में मेनका गांधी मामले में अनुच्छेद 21 के दायरे को व्यापक बना दिया गया था, जिससे विधि सम्यक प्रक्रिया धारणा को शामिल किया गया था, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों बातें क्या है? 9 हमारी करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? सभी तीनों यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस्लामिक कानून के तहत वक्फ के सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है? जो मैं वक्फ बोर्ड अभी न्यूज़ में था उसको लेकर यहाँ पर करंट का क्वेश्चन पूछा गया है ना, पिछले हफ्ते का क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा हो जाएगा 10वें का। बताना आपको कौन सा होगा। देखो 10वें का आंसर जो हमारा होगा ये होगा बी। एक मुसलमान द्वारा धार्मिक, पवित्र या यथार्थ जो धर्मार्थ उद्देश्य है उसके लिए संपत्ति का स्थायी समर्पण, राइट, बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। वक्फ क्या है? देखो वक्फ हमारा जो होता है एक स्थायी समर्पण जिसमें चल और अचल संपत्ति मुस्लिम कानून द्वारा यहाँ पर पवित्र, कम धार्मिक जो हमारी जो धर्मार्थ उद्देश्य होता है उनके लिए यहाँ पर समर्पित की जाती है। ठीक है, वक्फ जो हमारा संशोधन अधिनियम 2025 क्या है लोकसभा में पेश हो चुका है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा आंसर हो जाएगा इसका 10वें का बी। ये वक्फ जो परिषद बोर्ड की दी जहाँ पर एक व्यापक आधारित संरचना का प्रस्ताव करता है, जिसमें क्या मुस्लिम महिलाएं और गैर मुस्लिम जो होते हैं और सिया सुन्नी जो होते हैं बोहरा और जो उनकी आगा खानी समुदाय को यहाँ पर प्रतिनिधि के शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा 10वें का बी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है
निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार नियम 1935 के तहत संघीय योजना की विफलता का एक कारण था? ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर मानने से करेक्ट हो जाएगा इसका। देखो यहाँ पर जो भारत सरकार नियम 1935 ने ब्रिटिश जो भारतीय प्रांत है उसके लिए रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए जो प्रदान किया था, जिसे शर्तों को लेकर यहाँ पर एक रियासत संघ में शामिल हो सकती थी। ठीक है, उन्हें विलय की दस्तावेज को लेकर रेखांकित किया गया था और रियासत में यहाँ पर संघ शामिल होने पर स्वैच्छिक था, जैसे कि 11 राज्यपाल के प्रांत, ठीक है, और 6 मुख्य आयुक्त के प्रांत, और रियासतों जो शामिल हो उसके लिए यहाँ पर सहमत हुई थी। तो पहला यहाँ से क्या होगा, जो पहला स्टेटमेंट हमारा हमारा गलत होगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि रियासतों में शामिल होने से इनकार, राइट, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 का बी। 12 नंबर, निम्नलिखित संगठनों को उनके गठन के जो कालक्रम है उसके हिसाब से बताना है। भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद, ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जो यहाँ पर महिला परिषद है, तो ये इसका होगा स्थापना वर्ष 1926, 1926। इसको मेट के लिए देते हैं 1926। ठीक है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ये कब हुआ था? अखिल भारतीय जो महिला सम्मेलन हुआ था, या महिला जो ये था 1927 में हुआ था। भारतीय महिला संघ ये कब हुआ था? ये 1917 में। कौन सा मैच कर रहा है आपको बताना है। देखो पहले क्या आएगा, 1917 वाला भारतीय महिला संघ आएगा। ठीक है, संघ के बाद परिषद, मतलब 3-1-2 हमारा ए में, मतलब 12वें का ए में आ रहा है, तो ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 गांधी इरविन समझौते के बारे में आपको विचार करना है। इसने बिना किसी अपवाद के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी राजनीतिक कैदियों को रिहाई का निवार दे दिया, रिहाई को क्या निवार कर दिया। तो क्या है 13 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट रहेगा, ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है। क्यों पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है? क्यों? देखो क्योंकि गांधी इरविन समझौते में सभी राजनीतिक कैदियों को रिहाई अनिवार्य नहीं थी, केवल उन लोगों को रिहाई किया गया था जो हिंसक अपराधों में शामिल नहीं थे। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और जो हमारे राजगुरु थे, जैसे जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, उनको इस प्रावधान से बाहर रखा गया था। दूसरा, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लागू किए गए अध्यादेश को वापस लेना शामिल था। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट बनाने से इसका ये करेक्ट है। तीसरा, समझौते में सत्याग्रही की जब्त की गई संपत्ति की वापसी की गारंटी दी, बशर्ते कि वह पहले ही सरकार द्वारा बेची नहीं गई हो। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा से करेक्ट है। चौथा, इसने अदालतों के दौरान पुलिस की बर्बरता और जांच की मांग को स्वीकार कर लिया था। चौथा हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि गांधी ने पुलिस की बर्बरता की जांच की मांग को समझौते में हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। पूछा कितने कथन यहाँ पर उपयुक्त कितने कथन हैं, क्या कितने कथन यहाँ पे देखो बोला है, ऊपर बोला है यहाँ पर कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पर बोला उपयुक्त में से कितने कथन हैं, सही बोला या गलत बोला नहीं पता, लेकिन ये अच्छी बात है कि दोनों सही हमारे और 2 गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर गलत पूछा होगा तो भी 2, सही पूछा होगा तो भी 2। ठीक है, बी हमारे यहाँ से 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन भारत की स्थल जो है उसके संबंध में आपको विचार करना है। स्थल राज्य एरन हमारा लिखा है पंजाब, राइट, तो 14 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से ये गलत है, क्योंकि हमारा जो एरन हमारा है, एर का नमक जो औषधि घास पर पड़ा जो क्षेत्र था ये पाया गया था। एरन हमारा एक प्राचीन स्थल है जो मध्य प्रदेश के बीना और रोहता नदियों से संगम पर स्थित है, ना कि पंजाब में। भिड़ाना क्या है, देखो भिड़ाना हमारा फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। सन्नति कर्नाटका, राइट, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है, क्योंकि सन्नति हमारा कर्नाटक में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, केवल तीसरा, मतलब बोल सकते हो केवल एक बात यहाँ से सही है हमारी। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित संप्रदाय पर विचार करना है। स्थानकवासी, मूल वसंग, स्थिरवादी, ठीक है, स्थिरवादी, इनमें से दिए गए संप्रदायों को कितने जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, जैन धर्म से इनमें से कितने संबंधित हैं ये बताना है। तो देखो यहाँ से है एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से, स्थानकवासी हमारे श्वेतांबर जैन धर्म का एक उप संप्रदाय, स्थानकवासी जैन की जो 15वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर जो उभरे थे। ठीक है, वे गैर मूर्ति कला और ध्यान की जो व्यक्तिगत आत्मशुद्धि को लेकर ध्यान केंद्रित करते थे। हमारे कौन हो गए, एक तो हमारे स्थानकवासी हो गए, तो ये पहला करेक्ट हो गया। दूसरा ये हमारे हो जाएंगे मूल संघ, राइट, ये क्या है, ये जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से भीतर एक मठवासी संप्रदाय से संबंधित होते थे। जो हमारे स्थिरवादी हैं, स्थिरवादी क्या थे, ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ना कि जैन से। गलत हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट है, 1 और 2, आंसर 2 यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, 15वीं शताब्दी में भारत के बारे में अफानासी निकितिन द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करना है। निकितिन भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक प्रथाओं का विस्तृत विवरण करता है। ठीक है,
16 का क्या होगा, 16 का आंसर पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बात एकदम सही बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो निकेतन ने अपनी यात्राओं के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक जो प्रथा उसका अवलोकन किया तथा इन परंपराओं को सबसे पहले यहाँ पर विदेशी जो विवरण था उसमें प्रस्तुत किया था। तो यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने बीदर को बहमनी सल्तनत के तहत घोड़े के व्यापार और ब्रोकेड उत्पादन के लिए पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में वर्णित किया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने बीदर बहमनी सल्तनत के जो तहत घोड़े व्यापार थे उसको ब्रोकेड और रेशम के उत्पादन के तहत यहाँ पर इसे केंद्र के रूप में रेखांकित किया था। उनका लेखन भारतीय संस्कृति को समाज पर एक तटस्थ दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि उनके लेखन पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जैसे कि तातार के साथ पहले वहाँ पर मुठभेड़ थी, उसके कारण मुस्लिमों पर जो नकारात्मक विचार थे उनके भारतीय रीति रिवाज को यहाँ पर विचित्रित या अनैतिक बताता है इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको दृष्टिकोण को दर्शाता नहीं है, तो ये गलत हो गया। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारे कितने करेक्ट हैं, केवल 2, बी 16 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल चित्रकला जहांगीर के का निम्नलिखित में से कौन सा योगदान था, बताना है। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, चित्रों के चारों ओर अलंकारित मार्जिन का निर्माण करते थे। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से हमारी इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी, पक्षियों जानवरों के फूलों जैसे प्राकृतिक चित्रों पर ध्यान देते थे, है ना, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, चित्रों में एक प्रमुख तत्व के रूप में सुलेख का परिचय था। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि अकबर के शासनकाल में सुलेख अधिक प्रचलित है यहाँ पे, ना कि जहांगीर के समय में, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या है, 1 2 करेक्ट है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, लेखक और पुस्तक दे रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, कालिदास, विशाखदत्त और यहाँ पर शूद्रक भास। देखो कालिदास यहाँ पर जो है हमारा पहला वाला, यहाँ से क्या है, ये गलत है। देखो मुद्रा राक्षस हमारा विशाखदत्त द्वारा लिखा गया था, मुद्रा राक्षस जो था यहाँ पर विशाखदत्त द्वारा लिखा गया, ना कि कालिदास, तो ये गलत हो जाएगा हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा, विशाखदत्त हमारा मुद्रा राक्षस, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका ऑपोजिट दिखा रहा है, राइट। तीसरा देखते हैं, शूद्रक बोला मच्छकटिकम, तो शूद्रक मच्छकटिकम, ये हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चौथा, भास। ठीक है, भास किन्होंने लिखा, भास यहाँ पे लिखा था इन्होंने, भास एक अग्रणी नाटककार थे जिन्होंने 13 नाटक लिखे थे, लेकिन यहाँ पर किरातार्जुनी को भारती में लिखा था। भास के उल्लेखनीय नाटक में स्वप्रवसदत्तम और प्रतिज्ञा युगांतरवाण यहाँ पर थे। ठीक है, तो हमारा ये चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा बोल रहा है इसमें किरातुर्जनियम, ये लिखा था किसने, भारवी ने, ठीक है, ना कि भास ने, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से आंसर हमारा क्या होगा, सिर्फ यहाँ से आंसर 18वें का हो जाएगा, शूद्रक, मतलब एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, शब्द और विवरण दे रखे हैं। मुहासिल, ठीक है, पहला देखते हैं, पहला शब्द हमारा है मुहासिल, तो हमारा ये क्या होगा, मुहासिल राजस्व की वास्तविक वसूली होती थी, है ना, तो क्या है, यहाँ पर अधीन राजस्व संग्रह करता नहीं था, ये गलत हो गया। दूसरा, जमा क्या था, एक गांव की राजस्व मांग का आकलन करता था। ठीक है, सेकंड हमारा ऐसे करेक्ट है, क्योंकि जमा गांव की जो भूमि है उसकी आकलित की गई राजस्व मांग को दर्शाने वाला एक शब्द था। ये उस क्षेत्र में राज्यों के वसूले जाने वाले अनुमानित राजस्व की राशि को दर्शाता था, जो शब्द दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दोनों में प्रयुक्त होता था। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत है। दूसरा, कनकूत, कनकूत देखो फसल के जो हमारा अनुमान लगाने से आधारित एक राजस्व निर्धारण पद्धति थी। ये शब्द कन या अन्न जिसको बोलते हैं, और कूत मतलब अनुमान, मतलब हमारा अन्न का अनुमान लगाने के लिए यहाँ पर प्रणाली थी, तो हमारा तीसरा क्या होगा, ये सही होगा। अमीन क्या होता था, अमीन एक राजस्व अधिकारी होता था जो कार्य भूमि माप और राजस्व का आकलन करता था, ना कि यहाँ पर भूमि के अभिलेख होगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 2 गलत 2 सही, जो भी पूछा है तो 2 सही होंगे यहाँ पर, बी 19 का। 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर है, प्रारंभिक तमिलहम के संबंध में तिनाई शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, देखते हैं, देखो प्रारंभिक हमारा जो तमिलकम है इसमें तिनाई की अवधारणा जैसा कि टोलकपियम जैसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें विस्तृत है। भूमि के वर्गीकरण अलग अलग पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से इसको संदर्भित करता है ना, जिसमें शामिल है आपका कुरुंजी पहाड़ जिसको बोलते हैं, राइट, और मूल्य जिसको बोलते हैं वन, मरुधम जिसको बोलते हैं कृषि समतल क्षेत्र, है ना, नैथल जिसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र, और पाल्ला जिसको बोलते हैं शुष्क क्षेत्र। तो क्या है, प्रत्येक हमारे जो तिनाई तीर्ण है प्रदेश उसके देवताओं के यहाँ पर व्यवसाय के रूप में, भावनाओं के काव्य विषयों के रूप में से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 20 का आंसर हमारा हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, पहाड़ी तट और वन जैसे पारिस्थितिक क्षेत्र को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासकों ने नृपतुंग और वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका, अब देखो अमोघवर्ष जो प्रथम थे इन्होंने यहाँ पर किया था। ठीक है, अमोघवर्ष प्रथम का शासनकाल कितना था, 814,
814 से 878, इतना इनका कार्यकाल था। ठीक है, इसके बीच में इसको राष्ट्रकूट वंश के महानतम शासकों में से एक माना जाता था। वह अपनी प्रशासनिक क्षमता और धर्म में साहित्य संरक्षण के व्यक्तिगत जो हमारे धर्म प्रणाली था उसके लिए यहाँ पर जाने जाते थे। शिलालेखों और ऐतिहासिकता के अनुसार यहाँ पर इन्होंने नृपतुंग राजाओं की जो जिसको बोलते हैं उत्कृष्टता और वीर नारायण जिसको बोलते हैं वीर नारायण के साथ यहाँ पर अति सैदलता और महाराजा जो संता जैसी यहाँ पर उपाधियों को अपनाया था इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका 21 का सी। 22 देखते हैं। 22 है मध्य भारतीय मंदिर वास्तुकला के संबंध में आपको विचार करना है। देवगढ़ मंदिर गुप्त काल में पंचायतन शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक है, तो 22 का क्या होगा? 22 का आंसर जो हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देवगढ़ मंदिर गुप्त काल की वास्तुकला का पंचायत शैली का एक एग्जाम्पल बताता है। ठीक है, ललितपुर जिले के उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ मंदिर गुप्त काल के दौरान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पर शुरुआत में निर्मित किया गया था। ये भी आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा रखना है। और क्योंकि यहाँ पर जो एक हमारा ये है ये पंचायतन शैली का अनुसरण करता है, जहाँ एक मुख्य मंदिर के रूप में आयताकार चबूतरे को प्रत्येक कोने के यहाँ पर जो सहायक हैं उसको लेकर ये मंदिरों में घिरा होता है। ठीक है, तो 2-3 बातें इसकी याद रखनी है। 64 योगिनी मंदिर संबंधित तांत्रिक पूजा को समर्पित था। सेकंड क्या होगा? सेकंड में हमारे यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर जो है ये जुड़ी तांत्रिक पूजा से समर्पित है। मध्य प्रदेश और ओडिशा में स्थित जो 64 योगिनी मंदिर है इसमें तांत्रिक संप्रदाय का उदय हुआ था। इसमें 7वीं, ठीक है, 7वीं और 10वीं शताब्दी, 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच निर्मित इन मंदिरों को चौकोर मंदिर थे। इनमें प्रत्येक एक योगिनी देवी को यहाँ पर समर्पित होता था। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। खजुराहो के मंदिर में आध्यात्मिक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यापक कामुक मूर्तियाँ हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारे यहाँ से स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये नक्काशी जो आध्यात्मिकता है उसके साथ जो कामुकता है उसकी एकीकरण की जो हमारी प्रतिनिधित्व है उसका करती है, जो ब्रह्मांडी एकता के हिस्से के रूप में यहाँ पर मानवीय अनुभव का प्रतीक बताती है। राइट, तो तीनों बातें हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है मंदिर वास्तुकला की भारतीय लिखा। तो आंसर 22 का सी। 22 हो गया। 23 देखते हैं। छत्रपति शिवाजी को निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक कार्य क्षेत्र यहाँ पर कार्य क्षेत्र में श्रेय दिया गया था? तो ये बताना है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला स्टेटमेंट बोला है शिवाजी ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था और रैयतवाड़ी जैसी यहाँ पर एक प्रथा लागू की थी। तो पहला हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि काठी पर जो प्रणाली थी उसका भी उपयोग करके भूमि मापा गया था और इन्होंने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया, जिसमें क्या दक्कन के जो मालिक अंबर थे उनके राजस्व में सुधारों के प्रेरित होकर यहाँ पर रैयतवाड़ी प्रणाली क्या लागू की थी। तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, अष्टप्रधान परिषद एक प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च पुजारी शामिल थे। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अष्टप्रधान थे ये एक मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च पुजारी शामिल थे। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। दूसरा भी, क्योंकि अष्टप्रधान परिषद में एक मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च पुजारी शामिल था। तीसरा, सरदेशमुखी एक कर था। ठीक है, सरदेशमुखी क्या था? एक टैक्स था जो सैन्य अभियानों के लिए धन जुटाने के मराठा क्षेत्रों पर लगाया जाता था। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा सरदेशमुखी के रूप में राजस्व पर दावा था, ये विशेष रूप से सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने के लिए नहीं था। ये गलत हो गया। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो ओनली 1 2 ए स्टेटमेंट 23 का करेक्ट आंसर है। 24 देखते हैं। 24 है निम्नलिखित चोल शासकों को उनके शासनकाल के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। राजराज प्रथम, विजयालय, राजेंद्र प्रथम और आदित्य प्रथम। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला 24 का यहाँ से देखो, पहला क्या है हमारा? पहला हो जाएगा विजयालय। विजयालय चोल हमारा क्या आएगा? 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा? पहला हमारा यहाँ से इसका हो जाएगा विजयालय, मतलब 2 नंबर। राइट, उसके बाद हमारा आएगा आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम कहाँ है? 4 नंबर में। तो आदित्य प्रथम का हो जाएगा ये जो हमारा विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम ने उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में हस्त संभाली, जो चोल साम्राज्य के विस्तार यहाँ पर किया था। उन्होंने पल्लव राजा पराजित को हराया और पांडवों को पराजित करके यहाँ पर दक्षिण भारत में चोलों को श्रेष्ठता स्थापित की। तो ये हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे इसका सदी नहीं दे रखा, कितना सदी होगा? राजराज प्रथम उसके बाद आएगा। राजराज प्रथम मतलब पहला नंबर, तो ये हमारा हो जाएगा 1985 से 985 से 1014, 985 से 1014। ठीक है, ये पहला नंबर। आगे क्या बचा? 1 2 4 होगा, तीसरा बचा। तीसरा कौन है? राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम हमारा जो है ये राजराज प्रथम के पुत्र। इन्होंने साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया और गंगा नदी तक यहाँ पर सुदूर दक्षिण तक जो सैनिक अभियान है उसको यहाँ पर प्रसिद्ध माने जाते थे। तो क्या होगा? विजयालय, इसका जो हमारा सीरियल होगा विजयालय। ठीक है, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। तो आंसर हमारा हो जाएगा 24 का 24 को हो जाएगा आपका ए नंबर में, ये नंबर में दिया हुआ है।
25 देखते हैं। 25 है विस्तारवादी। यहाँ पर जो राजकोषीय नीति है उसके संबंध में आपको विचार करना है। इसमें आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि या करों में जो कमी है उसको शामिल करना था। ठीक है, 25 का क्या होगा? 25 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। राइट, सही बात बोल रहा है। दूसरा क्या है? जो विस्तारवादी राजकोषीय हमारी नीति है इसमें राजस्व वृद्धि ना होने पर राजकोषीय घाटा अधिक हो सकता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, एकदम बात सही बोला, क्योंकि राजस्व में वृद्धि बिना ऐसी नीतियों को लागू करने से उच्च राजकोषीय घाटा है उसकी स्थिति हो सकती है, उसकी स्थिति मतलब उच्च हो सकती है, और यहाँ पर सरकारी व्यय भी अधिक यहाँ से हो सकता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पहला भी सही है और दूसरा भी। तीसरा, ऐसी नीति आमतौर पर अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति संतुलित करने के लिए नियोजित की जाती है। तीसरा यहाँ से गलत है, क्योंकि देखो विस्तारवादी राजकोषीय नीति इसका उपयोग आमतौर पर आर्थिक मंदी के दौरान विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, ना कि उच्च मुद्रास्फीति के दौरान यहाँ पर अवधि को लेकर, है ना। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर केवल 1 2 यहाँ से ए नंबर में करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर यहाँ से निम्नलिखित में से कौन भारत के मौद्रिक नीति के प्राथमिक उद्देश्य से सटीक वर्णन करता है? राइट, देखो इसमें जो सटीक वर्णन हमारे इसमें करेगा ये करेगा जो हमारे विकास है उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य को स्थिरता बनाए रखने के लिए। ये हमारा क्या, ये मौद्रिक नीति के प्राथमिक उद्देश्य का सटीक वर्णन करता है। ठीक है, देखो भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारा होता है इसमें भारत की जो मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए, लागू करने के लिए इसको जिम्मेदारियां सौंपी गई है। राइट, वर्ष 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन के अनुसार मौद्रिक नीति का जो प्राथमिक उद्देश्य है कि इसके विकास को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। राइट, मूल जो हमारे जो स्थिरता मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने के लिए एक सुनिश्चित संदर्भित करना, सुनिश्चित यहाँ पर एक तंत्र सुनिश्चित करना। राइट, और जो हमारी मौद्रिक नीति या रेपो दर है इसको रिवर्स रेपो दर की जो CRR है उसके अलावा SLR जैसी जो तकनीकियाँ हैं उनके माध्यम से भी लागू यहाँ पर करना। ठीक है, तो हमारा क्या, जिससे मुद्रा जो अर्थव्यवस्था उसमें मुद्रा की आपूर्ति, क्रेडिट उपलब्धता, ब्याज दरों को प्रभावित करने में सहायता करेगी या मदद करेगी। ठीक है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 भारत में विभिन्न मुद्रा बाजार लिखित के विशेषताओं को लेकर यहाँ पर विचार करना है। पहला लिखित यहाँ पर दे रखा है और दूसरा यहाँ पर इनकी विशेषताएं दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको 27 को। यहाँ देखो पहला क्या है, पहला बोला ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल आपका क्या होगा? ट्रेजरी बिल आपका होता है अल्पकालिक जो हमारी निधि होती है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। ये हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं वाणिज्य पत्र क्या होता है? वाणिज्यिक पत्र हमारा जो अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर कारपोरेट संस्थाओं द्वारा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा नहीं। ठीक है, कारपोरेट संस्थाओं द्वारा यहाँ पर दिया था, ना कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। गलत हो गया। जमा का प्रमाण पत्र, ये क्या दिएगा? जिसको जमा का प्रमाण पत्र होता है जो हमारा ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा यहाँ पर अल्पकालिक मुद्रा जुटाने के लिए जारी किया जाए। क्या? अल्पकालिक मुद्रा जुटाने के लिए, आपको ये पॉइंट याद रखना है। कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी हमारे जो कॉल मनी बैंकों के बीच जो अत्यंत अल्पकालिक ऋण है उसमें रातों रात 14 दिन तक यहाँ पर जो संबंधित करता है। ये विशेष रूप से तरलता और प्रबंधन के लिए यहाँ पर ब्याज की दरें उसको कॉल मनी यहाँ पर कहते हैं, है ना। और मांग को लेकर आपूर्ति आधार पर यहाँ पर परिवर्तित होता रहता है। ये जो मांग हमारा होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रेट है इसका जो आधार है उसको लेकर ये परिवर्तित होता रहता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। कितने करेक्ट है? 1 3 4। आंसर क्या होगा? 3 स्टेटमेंट हमारे सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 देखते हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ जिसको बोलते हैं जीसेस के संबंध में आपको विचार करना है। इन्हें डीमेटेरियलाइज्ड रूप में यहाँ पर रखा जा सकता है जिससे सुरक्षा संबंधित चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, 28 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका ये जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इनमें सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश यहाँ पर होना चाहिए। वे ब्याज और मूलभूत राशि दोनों की गारंटीकृत पुनर्भुगतान सुनिश्चित करते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इन्हें रेपो बाजार में ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक रूप में यहाँ पर उपयोग किया सकता है। तीसरा भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राइट, चौथा, ये निश्चित ब्याज दरें प्रदान करते हैं। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें बोला कितने सरकारी प्रतिभूति जीसेस है उसके बारे निवेश के लेकर लाभ हो सकता है, तो सभी को लेकर यहाँ पर लाभ हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? डी 28 का करेक्ट आंसर होगा। 29 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, अमेरिका को भारत के निर्यात में कमी, अमेरिका बाजार में भारतीय वस्तुओं में अधिक प्रतिस्पर्धी बनी रही और भारत के विदेशी भंडार में कमी और जो भारतीय रुपये उसके अवमूल्यन। इनमें से बोला है कितनी परियोजनाएं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत के टैरिफ में की गई वृद्धि का प्रभाव में संभावना हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भी करंट में बहुत चला था टैरिफ को लेकर। ठीक है, तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा हमारा, देखो पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा? पहली बात यहाँ से हमारी जो रहेगी इसकी, ये जो बाजार और हमारी जो भारतीय वस्तुओं उसकी मांग में कमी आ सकती है ऐसे अमेरिका को लेकर। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये
अमेरिकी बाजारों में भारतीय वस्तुओं में अधिक प्रतिस्पर्धी बनी रहेगी, है ना, और निर्बात में कमी हो सकती है, ये तो हमारा सही है। उच्च लागत वस्तुओं को लेकर कम प्रतिस्पर्धी बनाएगी, है ना, कम प्रतिस्पर्धी बनाएगी, ये तो लेगा, सही है ये वाला, ठीक है। और जो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निर्यात से डॉलर का जो प्रवाह है वो कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो डॉलर है उसका प्रवाह यहाँ पर कम होगा, भारतीय रुपये का मूल्यन होगा, ये भी हमारा बात यहाँ पे क्या होगा, सही है, ठीक है। और भारतीय रुपया क्या कमज़ोर हो सकता है ना, यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन होगा, राइट, जिससे क्या मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है, भारतीय रुपये कमज़ोर होगा तब, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। और यहाँ से जो हमारा अमेरिका को भारत में निर्यात में कमी, अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तु का प्रतिनिधित्व बनी, ये देखो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, पहला हमारा करेक्ट था, तीसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है। अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तु की प्रतिस्पर्धी बनी रही, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं बनी रहेगी अगर ऐसा होगा, ठीक है। तो हमारा ये गलत होगा स्टेटमेंट। तो 1, 3, 4 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट होगा 29 का, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे में क्या होगा, अमेरिकी जो बाजार उसमें भारतीय वस्तुओं की मांग में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई भारतीय वस्तु हमारी $100 की है, ठीक है, राइट, $100 की है और इस पर निर्यात की गई, तो 25% टैरिफ का तात्पर्य है कि हमारी अमेरिकी आयातक यहाँ पर अब 125 भुगतान करना होगा। इस वजह से क्या है, नहीं लेगा वो, तो इस वजह से हमारे यहाँ पर इसकी जो वस्तु होगी उसमें गिरावट आएगी, मांग में कमी आ सकती है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 30, भारतीय बैंकिंग के संबंध में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR और सांविधिक चल निधि अनुपात SLR के संबंध में आपको विचार करना है। पहला यहाँ से आरक्षित नकदी जो CRR है, इसकी कुल बैंक जमा वह हिस्सा है जिसका बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर नकदी रखना आवश्यक होता है। 30 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि नकदी आरक्षित निधि हमारा CRR एक बैंक की कुल जमा राशि का प्रतिशत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साथ में पर नकद के रूप में रखा जाना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सांविधिक चल निधि अनुपात SLR का कुल जमा का प्रतिशत है जिसमें बैंक के RBI द्वारा नकदी या स्वर्ण के रूप में बना रखता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा से गलत, क्योंकि देखो सांविधिक हमारी जो चल निधि अनुपात होता है इसका कुल जमा वह हिस्सा होता है जिससे बैंकों को नकदी, स्वर्ण या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूति जैसे स्वर्ण, जीसेस इसके रूप में अपने पास रखना होता है, ठीक है। RBI के पास नहीं है ना, RBI यहाँ पर नहीं होगा, किसके पास होगा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। तीसरा होगा CRR और SLR जमा पर ब्याज प्राप्त नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारा ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये गलत होगा, क्योंकि CRR पर शेष जो हमारे यहाँ पर, हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक से ब्याज प्राप्त नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ब्याज देय वर्ष 2007 के मध्य यहाँ पर बंद कर दिया गया था। और दूसरी ओर SLR जो निधि है उसमें अगर जीसेस की अनुमोदित प्रतिभूतियाँ निवेश किया जाता है तो उसमें ब्याज अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ पे मिलेगा कहाँ नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 30 का, सिर्फ ए स्टेटमेंट करेक्ट है। 31 देखते हैं। 31 है, भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में थोक मूल्य सूचकांक WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उस पर विचार करना है। WPI में केवल वस्तु कीमतें शामिल हैं ना कि सेवाएं, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका ये पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। दूसरा, WPI का उपयोग भारत में खुदरा मुद्रास्फीति गणना के लिए किया जाता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा ऐसे इसका स्टेटमेंट रहेगा, ये गलत है क्योंकि WPI का उपयोग वर्तमान में RBI द्वारा मौद्रिक नीति के लिए मुख्य जो हमारे मुद्रास्फीति संकेत है उसके रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है। ये हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा पर मापा जाता है जो हमारे उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से मूल्य प्रवर्धन को दर्शाता है। तो सेकंड हमारा गलत हो गया। तीसरा, WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार जो होता है उसके द्वारा संकलित जारी किया जाता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि WPI भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा पर मासिक रूप से यहाँ पर जारी किया जाता है, राइट। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3 करेक्ट है, तो 1 और 3 करेक्ट है तो आंसर होगा 1 और 3 बी, हाँ बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, मतलब 2 स्टेटमेंट यहाँ से पूछे हैं इसके, ठीक है। यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आर्थिक वक्र दे रखा है और यहाँ पर विवरण दे रखा है इसका। तो फिलिप्स वक्र, लॉफर वक्र और एंजल वक्र और आपका कुजेनेट्स वक्र, ठीक है। तो इसको देखते हैं। पहला यहाँ पर क्या होगा, देखो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका सही समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर फिलिप्स वक्र जो होता है ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच यहाँ पर व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लॉफर वक्र क्या होगा, लॉफर वक्र हमारा ये क्या होता है, ये कर दर और जो हमारे राजस्व है उसके बीच के संबंध को स्पष्ट करता है, ये दर्शाते हुए कि यहाँ पर एक निश्चित बिंदु के बाद यहाँ पर कर दरों में वृद्धि, राजस्व घट सकता है। सेकंड पे हमारा से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, एंजल वक्र क्या होगा,
एंजल वक्र हमारा होता है, ये दर्शाता है कि किसी विशेष वस्तु पर घरेलू व्यय है उसमें आय के साथ यहाँ पर कैसे परिवर्तित होता है और इसका यहाँ पर उपयोग अक्सर मूल्यांकन करने के लिए कैसे किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा भी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चौथा, कुजनेट्स वक्र जो होता है, कुजनेट्स वक्र हमारा होता है ये आय और समानता के आर्थिक विकास को लेकर भी संबंध को दर्शाता है, ना कि करों की राजकोषीय घाटे को लेकर। ठीक, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 2 3 हमारा करेक्ट है, तो आंसर केवल 3 सही है, 32 का सी। 33 देखते हैं। 33 है, समिति दे रखी है और यहाँ पर फोकस का क्षेत्र दे रखा है, कहाँ पर फोकस कर रही है। नरसिम्हन समिति क्या है, राइट, पहला यहाँ पर 33 का है नरसिम्हन समिति हमारा। यहाँ पे इस समिति ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। इससे क्या बैंकों की संरचना निर्देशित ऋण यहाँ पर ब्याज दरें शामिल थी, तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उर्जित पटेल समिति, इसकी स्थापना 2013 में मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने के लिए सुदृढ़ रूप से यहाँ पर की गई थी, ना कि बैंकिंग जो पुनर्पूंजीकरण उसके लिए, तो ये गलत हो जाएगा। नचिकेत मौर्य समिति ये रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के उपाय को प्रस्ताव करने के लिए यहाँ पर स्थापित की गई थी, विशेष रूप से कम आय वाले जो परिवार उनके बैंकिंग तक पहुँचाना, ये भी हमारा करेक्ट है। पीजे नायक जो है, पीजे नायक समिति भारत में बैंकों के बोर्ड के शासन की समीक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उसके कामकाज के सुधार के लिए यहाँ पर ये की गई थी, ना कि यहाँ पर रेलवे में सुधार के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 और 3, 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, मतलब 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है हमारे। 34, निम्नलिखित रिपोर्ट पर आपको विचार करना है। वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य, विश्व आर्थिक संभावना और राजकोषीय निगरानी, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा उपयुक्त में से कितनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित की जाती है। ठीक है, 34 को बताना है। तो देखो यहाँ पर IMF द्वारा जो प्रकाशित की जाती है रिपोर्ट यहाँ पर, इसमें से यहाँ पर होगा वैश्विक हमारी स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, वैश्विक हमारी स्थिरता रिपोर्ट कहाँ पर आ जाएगी, वैश्विक, हाँ ये पहला नंबर यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक तो विश्व आर्थिक परिदृश्य WA जिसको बोलते हैं विश्व आर्थिक परिदृश्य, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजकोषीय निगरानी ये भी हमारा करेक्ट हो। वैश्विक आर्थिक संभावना यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि वैश्विक आर्थिक संभावना जो होगी ये एक विश्व बैंक की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है, ये हमारी विश्व बैंक की रिपोर्ट है, मतलब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ना कि यहाँ पर ये जो IMF है उसकी, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 4 हमारा आंसर होगा, तो 3 स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। 35, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर आपको विचार करना है। पंचवर्षीय योजना और मुख्य यहाँ पर प्राथमिकता किसको दी गई थी, देखते हैं इसको। यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारी है, ये इस योजना की अवधि 1951 से 1956 1951 से 1956 तक इस योजना की मुख्य प्राथमिकता थी कृषि सिंचाई भूमि का विकास था और हैरो डोमर मॉडल पर आधारित था, पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा, नृत्य योजना सेकंड जो योजना थी हमारी, ये तीव्र औद्योगिकरण करना, जिसमें क्या भारी उद्योगों पर प्रमुख ध्यान के मतलब दिया जा सके। ठीक है, अवधि इसकी क्या थी, 1956 1956 से 61 थी, सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा सही। तीसरा, पांचवी योजना क्या होगी, पांचवी योजना ये हमारा है जो गरीबी उन्मूलन है उसके रोजगार सृजित करने पर केंद्रित थी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उदारीकरण और आर्थिक सुधार पर नहीं थी, ये किस पर थी, ये हमारी जो गरीबी उन्मूलन था उसको रोजगार सृजन करने से थी। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट हमारे बी करेक्ट आंसर है 35 का। 36, निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। एक ऐसी स्थिति जहां घरेलू निवेश बचत की काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, और किसी देश में मुद्रा पुनर्मुद्रण का अवमूल्यन, एक व्यापार समझौते जो केवल घरेलू निर्यात को बढ़ावा देता है, और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ता विकास। ये बोला इसमें से कितने भुगतान संतुलन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसको लेकर यहाँ पर कितना कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको जो कारण हो सकते हैं हमारे सभी इसके कारण होंगे, चारों मतलब जो इसके कारण हो सकते हैं। एक तो हमारा जब कोई अब देश अपनी बचत से यहाँ पर निवेश करता है ना, तो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के यहाँ पर दोनों का शामिल हो जाएगा। और जब पुनर्मूल्यन अवमूलन होगा तो भी यहाँ पर क्या इसके माध्यम से भी, और यहाँ पर जो हमारे मुद्रास्फीति अपस्फीति जैसे जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें परिवर्तित होंगे, जनसंख्या वृद्धि विकास वृद्धि होगी, तो उसको भी लेकर यहाँ पर ये असंतुलन हो सकता है। तो तीनों चारों बातें यहाँ से हमारी एकदम करेक्ट हैं, इसको लेकर भुगतान संतुलन के जो हमारे कारण है उसको उत्पन्न होते ही है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ 37 है, अस्थायी विनिमय दर प्रणाली के संबंध में आपको विचार करना है। अस्थायी विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य बाजार की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, 37 का पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सरकारें या केंद्रीय बैंक किसी भी परिस्थिति में अस्थायी विनिमय बाजार हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमारे वे भी मतलब महत्वपूर्ण समय में हस्तक्षेप कर सकते हैं जब मुद्रा में बहुत ही यहाँ पर उतार चढ़ाव होता है, विशेषकर अर्थव्यवस्था को व्यापार पर तीव्र प्रभाव को बचाने के लिए। राइट, तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट यहाँ से करेक्ट है। तो 37 का आंसर हो जाएगा, केवल एक ए यहाँ से सही आंसर है। 38 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विदेशी
व्यापार गुणक की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? किसका? विदेशी व्यापार गुणक की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन में से कौन सा करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो, विदेशी व्यापार गुणक, जिसे निर्यात गुणक के रूप में व्यापक जनात है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि को संदर्भित करता है, जो निर्यात में निवेश में वृद्धि के परिणामस्वरूप होता है। जब निवेश बढ़ने के कारण निर्यात बढ़ता है, तो निर्यात में जुड़े हुए जो उद्योग हैं, उसमें जुड़े जो व्यक्ति हैं, उसकी आय क्या बढ़ जाती है। ये बढ़ जो हमारा अतिरिक्त आय वस्तु की सेवाओं के रूप में मांग को बढ़ाता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव उत्पन्न होता है। इस गुणक की शक्ति दो प्रकार के कारकों पर निर्भर होती है। एक तो हमारा पहला हो जाएगा सीमांत बचत जो प्रवृत्ति होती है, जिसको बोलते हैं MPS, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ से हमारा सीमांत आय प्रवृत्ति, जिसको बोलते हैं MP और M, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। कम MPS और कम MPM परिणाम स्वरूप उच्च गुणक यहाँ पर प्राप्त करते हैं, जिससे क्या निर्यात मांग बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है। तो ये कुछ बातें आपको नोट करके लिख लेनी है जो मैंने बताई आपको। 38 का एक करेक्ट आंसर है। 39, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों और नियोजन के तंत्र के बीच संतुलन को सुनिश्चित करती है, ठीक है। पहला क्या होगा 39 का? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका स्टेटमेंट जो पहला वाला रहेगा, पहला स्टेटमेंट में यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बाजार की शक्ति है, उसके नियोजन के बीच तंत्र के संतुलन को सुनिश्चित करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों द्वारा लाभ अधिकतमीकरण निवेश करने से पीछे प्रमुख प्रेरक कारक होता है। ये हमारे यहाँ से इसका सेकंड वाला गलत होगा, ठीक है। सेकंड हमारा गलत होगा, क्योंकि जो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करती है तथा सुनिश्चित करती है कि नागरिक स्वतंत्रतापूर्व अपने पेशे का चयन कर सके और उपभोग होता है उसमें व्यापक विकल्प को लेकर आनंद उठा सके। जो पूंजीवादी हमारी प्रणाली होती है, उसको विरासत से प्राप्त प्रमुख विशेषता होती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होगा। तीसरा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकार बता रहा था, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से यहाँ पर अधिकतम निवेश को लेकर ये पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था। मिश्रित अर्थव्यवस्था व्यावसायिक स्वतंत्रता और उपभोग की पसंद की स्वतंत्रता की अनुमति देता है। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी हस्तक्षेप में एक प्रमुख विशेषता होती है, जिससे बाजार को विनियमित किया जा सकता है और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सकती है और आर्थिक शक्ति को कुछ ही हाथों में केंद्रित होने से बचा सकता है। चौथा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को रोकने से हस्तक्षेप करता है। चौथा भी हमारे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। पांचवां, समानता, रोजगार और संतुलित क्षेत्रीय विकास जैसे सामाजिक उद्देश्य पर भी जोर दिया जाता है। सामाजिक रूप से हमारे विनियोजित ढांचे हैं, उसमें व्यक्तिगत अधिकार, उद्यम की स्वतंत्रता और निजी संपत्ति का सम्मान यहाँ पर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। यहाँ पर जो निजी क्षेत्र उसमें लाभ निर्णय को प्रभावित करता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसमें क्या है, लाभ के बजाय सामाजिक जो लागत होती है उसको विशेषण करता है, ठीक है। तो हमारी इस वजह से यहाँ से ये गलत था आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट। 1, 3, 4, 5 हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 1, 3, 4 और 5 थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है वाला, ठीक है, याद रखना है। 1, 3, 4, 5 एक बार आप इसको थोड़ा सा रीड करोगे तो समझ आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन वहाँ से है यूपीएससी इतना टफ नहीं पूछेगा शायद से। हो सकता है 1-2 स्टेटमेंट इसका उठा के कहीं पर रख सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता के बीच अंतर का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो वर्णन करता है। देखो, निरपेक्ष निर्धनता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोग भोजन, कपड़े, आश्रय, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो जीवन बुनियादी उसकी आवश्यकता पूरा नहीं कर पाते हैं। ये दीर्घकालिक है और अक्सर विकासशील देशों के गरीब जो वर्ग है उसमें यहाँ पर पाई जाती है। इसी समानता एक निर्धारित जो निर्धनता रेखा है उसके रूप में मापा था, जिसको BPL बोलते हैं, ठीक है। 40 का हमारा सी का स्टेटमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 देखते हैं। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है अनुपातिक कराधान व्यवस्था को बढ़ावा देना, ठीक है। तीव्र औद्योगिक विकास को रोजगार सृजन करना। इनमें से बोला है कितने जो हैं नीतिगत उपाय में से कितने असमानता कम होने की संभावना करते हैं, मतलब इनमें से कौन से नीतिगत उपाय हैं जो समानता को कम होने की संभावना को बताते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा 41 का, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से 41 का रहेगा। ये आपका प्रगतिशील जो हमारी आयकर प्रणाली उसके माध्यम से जो असमानता उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। असमान को कम करने के लिए यहाँ पर सरकार एकाधिकार जो प्रथा उसको प्रोत्साहन कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर धन का संकेतीकरण हो सकता है, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा, गरीबों के लिए रियासती भोजन, आवास, बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा को उपलब्ध कराना, राइट। ये भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इससे जो गरीबों की सहायता के लिए यहाँ पर जो हमारी बीमा जो सब्सिडी है ये सब चीज़ यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके, राइट। और सरकारी जो हमारी योजना है उसमें मनरेगा जैसे कौशल विकास उसका कार्यक्रम शुरू करना, राइट। ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा चौथा वाला यहाँ से इसका
देखो रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसे कि मनरेगा, एमएसएमई प्रोत्साहन, इसको यहाँ पर आय को बढ़ाना और गरीबी कम करना। ठीक है, इसका क्या है, जैसे यहाँ पर विकास को शुरू करना, जैसे आय मतलब क्या है बढ़ेगी और गरीबी यहाँ पर कम होगी। अधिक रोजगार सृजन में आय में वृद्धि होगी, इसमें क्या है अर्थव्यवस्था में आय में समानताएं कम होती हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 1, 3, 4, 5 यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। 1, 3 हाँ 1, 3, 4, 5 हमारा करेक्ट होगा। 1, 3, 4, 5 तो 4 हमारी बात यहाँ से करेक्ट है, सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा। तो आंसर हो जाएगा सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है 41 का। यहाँ से 42 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित जो देश हैं उस पर विचार करना है। नेपाल, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस, इसमें से कितने देश हैं जो संघाई सहयोग जो हमारे संगठन है उसका यहाँ पर सदस्य होंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है। देखो यहाँ से जो हमारे इसमें सदस्य हैं, यहाँ से इसमें जो पहला होगा आपका जो यहाँ से दे रखा है कजाकिस्तान, यहाँ से तो होगा आपका। ठीक है, बेलारूस यहाँ से आपका जो यहाँ से हो जाएगा राइट, और एक हो जाएगा आपका यहाँ से ईरान। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आपका पाकिस्तान भी हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान भी यहाँ पे इसका कुछ टाइम बाद से सदस्य बन गया, तो हमारा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल यहाँ पे इसका सदस्य नहीं है राइट, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से केवल 4 है ना, केवल 4 जो स्टेटमेंट यहाँ से इसके हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, यहाँ से इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हीटेड करेंसी का सटीक वर्णन करता है। हीटेड जो करेंसी है उसका सटीक वर्णन में से कौन करता है, तो आपको ये बताना है राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा 43 का हो जाएगा आपका एक मुद्रा जो विदेशी मुद्रा के बड़े जो बहिर्वाह होते हैं उसके कारण मूल्य ह्रास में दबाव में होते हैं राइट। तो हमारा 43 का जो आंसर होगा बी यहाँ से करेक्ट होगा। हीटेड करेंसी के शब्द का जो हमारा अर्थ होता है जो विदेशी मुद्रा है बाजार है उसमें मूल्य ह्रास के दबाव में घरेलू मुद्रा से होता है, और ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक हार्ड करेंसी जैसे अमेरिका डॉलर उसमें तेजी से अर्थव्यवस्था से बाहर जाने लगती है। विदेशी मुद्रा के बाहर जाने की जो उच्च घरेलू जो प्रवृत्ति होती है उसमें मुद्रा का क्या दबाव डालती है राइट, इससे क्या होता है मुद्रा का दबाव भी और अधिक का जा सकता है। तो आंसर क्या होगा बी, यहाँ से हमारा 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 यहाँ से भारतीय पेंगोलियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय पेंगोलियन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो पहला क्या होगा 44 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही बोल रहा है राइट। अभी देखो यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर हमारी स्पीसीज़ हैं, जितने भी हमारी प्रजाति न्यूज़ में है, तो उसका वीडियो मैंने आज ही डाला हुआ है ना, आज सुबह मैंने करीब 9 बजे डाला हुआ है। तो जाके जितनी भी स्पीसीज़ महत्वपूर्ण हमारी हैं वो आपको सब यहाँ से पढ़ना है राइट। करीब 25 पेज के उसमें आपको सब नहीं पढ़ना है, तो जो मैंने आपको बताई कि ये चीज़ आपको पढ़नी है उतनी ही सिर्फ आपको वहाँ से कवर करनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से जाकर भी आप इसको देख सकते हो वीडियो सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। दूसरा, इसे आईयूसीएन के रेड लिस्ट में गंभीर लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये लुप्त प्राय होगा, इंडेंजर्ड होगा, गंभीर लुप्त प्राय नहीं होगा, क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं होगा, ये होगा इंडेंजर्ड। तो यहाँ से सेकंड गलत हो गया। आंसर क्या होगा, पूछे सही कौन सा, यहाँ से सही होगा हमारा सिर्फ 44 का आंसर ए। 45, भारत में पारिस्थितिक संवेदनशील ESZ उसके संबंध में आपको विचार करना है। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र ESZ राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर का बफर क्षेत्र होता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है क्योंकि राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में अनुशंसा की गई थी कि यहाँ पर जो उद्यान है उसके वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं को 10 किलोमीटर के भीतर जो क्षेत्र होते हैं उसकी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों को ये जो इको सेंसिटिव जोन होता है हमारा इसको यहाँ पर घोषित किया जाना चाहिए। तो पहला सही है। दूसरा यहाँ से स्टेटमेंट है ESZ मतलब आपका क्या होता है, ESZ मतलब आपका जो हमारे इको सेंसिटिव जोन होते हैं वो, इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किए जाते हैं है ना। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट बनाया से इसका गलत होगा राइट, क्योंकि यहाँ पर जो ये वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र नहीं घोषित किया जाते क्योंकि यहाँ पर उन्हें वन्यजीव हमारा जो पर्यावरण जो हमारा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा हमारा जो संरक्षण अधिनियम होता है 1986 उसमें यहाँ पर ये अधिसूचित होते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड गलत होगा, 1972 में नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका सिर्फ पहला एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट था, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में प्रजातियों पर विचार करना है। लायन टेल मकाऊ, रेड पांडा, हुलाक गिब्बन और मलाबार जॉइंट गिलहरी। फिर यहाँ से हमारे स्थानिक जो प्रजातियाँ आ गई वो आ गई। इसमें से भारत के लिए कितने स्थानिक हैं, ठीक है, इसमें से कितने भारत के लिए स्थानिक है तो ये बताना है। देखो सेम चीज़ मैंने आज बात की थी सुबह 9 बजे जो बात क्लास इसमें करा रहा था मैं, ये जो हमारी स्पीसीज महत्वपूर्ण है उसमें मैंने बताया था कि आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, उसके बाद हम बताया था कौन कौन से क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, कौन से इंडेंजर्ड, इसको एक लिस्ट बना लेनी है। ये भी बताया था कि आपको एक लिस्ट बना लेनी जो स्थानिक कहाँ पर स्थानिक है ना। तो ये चीज़ आपकी लिस्ट बनानी, मैंने कहा था कि इसको हाईलाइट करके लिस्ट बना के रख लेना है कि कौन कौन से जीव हमारे कहाँ पर स्थानिक है राइट। तो वही क्वेश्चन टाइप देखो यहाँ पर पूछा गया है।
तो क्या करना है, वो जाकर अच्छे से कवर करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर होगा 46 का हमारा, एक तो देखो लायन टेल मकाऊ ये दक्षिण भारत में पश्चिमी घाटों में स्थानिक प्रजाति है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और मालाबार जॉइंट गिलहरी ये भी हमारी क्या है, भारत में स्थानिक प्रजाति है इसका, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा। और रेड पांडा क्या है, रेड पांडा हमारा गलत होगा, क्योंकि रेड पांडा भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, जो मतलब एक जगह पर होता है, वो हमारा एंडेमिक होता है ना। हुलक गिब्बन, इसका मैंने डिफिनेशन बताई थी कि एक जगह होगा तो क्या हमारा एंडेमिक होगा, और क्या अगर वहाँ पे बढ़ गया दूसरी जगह जाके, तो मैंने इसके बारे में बताया था, अब जाके इस पर देख सकते हो, जो हमारी स्पेसीज वाला मैंने वीडियो बनाया उसको लेकर। हुलक गिब्बन क्या है, हुलक गिब्बन ये पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेश तथा म्यांमार के कुछ भागों में पाया जाता है, तो भी हमारा एंडेमिक नहीं हुआ। तो सिर्फ 2 हुए, 1 और 4, आंसर क्या हुआ स्थानिक कौन सा है, तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 47, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मन्नार की खाड़ी जो जितने भी देखो वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसके मैंने बताया था कि आपको जाकर वो भी पढ़ना है। तो यहाँ से अगर मन्नार की खाड़ी अगर मिला होगा तो यहाँ से आपकी ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे अगर होगा उसको पढ़ा होगा आपने तो, ठीक है। तो देखो यहाँ से पहला, इसमें प्रवाल भित्तियाँ, मैंग्रोव और 21 द्वीपों की एक श्रृंखला जैसे विभिन्न परिस्थिति जो तंत्र के साथ यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान शामिल होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है। दूसरा, इसे वर्ष 1989 में 89 में यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि मन्नार की खाड़ी को बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में घोषित किया गया था, जो इसके पर्यावरणीय महत्व को दर्शाता है। तीसरा, यह अभ्यारण्य वास्तविक रूप से संकटग्रस्त डुब्बों के लिए आवास प्रदान करता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो तीनों बातें क्या है, 47 हमारी आंसर जो मन्नार की खाड़ी है उसके बारे में एकदम करेक्ट है। डी हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं। 48 निम्नलिखित वन्यजीव पर आपको विचार करना है। लिंक्स, कैराकल, चीता, इनमें से कितनी बिल्ली परिवार से संबंधित हैं, ठीक है। देखो जो बिल्ली परिवार से संबंधित होगी इसमें से हमारा हो जाएगा एक तो लिंक्स क्या होता है, ये हमारे जो फेलिडे या बिल्ली परिवार से संबंधित है। ये अपनी छोटी पूंछ और जो गुच्छेदार कान है उसके लिए जानी जाती है। ये यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। आपसे बोलेगा लिंक्स क्या है, ये हमारा एंडेमिक है, तो क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पर कई जगह पाया जा रहा है, मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पर। सेकंड, कैराकल, कैराकल ये भी बिल्ली, क्योंकि ये बिल्ली परिवार का सदस्य है, ठीक है। ये अफ्रीका और भारत में स्थानिक है, राइट। देखो 2 जगह स्थानिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो, वहाँ पर एक जो हमारा देश की बात कर रहा है, एक तो अफ्रीका में भी देखी गई है एंडेमिक है, अफ्रीका की बात कहीं और नहीं गई है, और दूसरा भारत में, तो दोनों जगह एंडेमिक हमारी, तो ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, चीता, ये चीता जो है ये हालांकि अपनी गति और निर्माण में विशिष्ट है। चीता फेलिडे बिल्ली परिवार का एक हिस्सा है। ये भारत जो होगा यहाँ पर, ये सबसे तेज स्थलीय हमारा जो प्राणी होता है, ये अफ्रीका, ईरान के कुछ हिस्सों में स्थानिक है। चीता को भी भारत में यहाँ पर पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है। आपसे बोलेगा जो चीता है ये हमारा भारत में स्थानिक है, तो क्या गलत है, स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो की पॉइंट से बिल्कुल याद करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ स्थानिक है, कहाँ स्थानिक नहीं है, कौन से सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको कवर करना है स्पीसीज को। तो आंसर क्या होगा 48 का हमारा तीनों बातें इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा डी, सभी यहाँ पर जो हैं ये बिल्ली परिवार से संबंधित हैं। सॉरी डी नहीं, 48 का आंसर आपका हो जाएगा, 48 का सभी करेक्ट है, तो इसके हिसाब से आंसर हमारा सी होना चाहिए, ठीक है। तो सी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों यहाँ पे बिल्ली परिवार से संबंधित हैं। आगे देखते हैं 49, मतलब कैट फैमिली से बिलोंग करते थे। ये जो ले रखा है इंग्लिश में, यहाँ पे देखो हिंदी नहीं समझ आता है, तो आप अभी पेपर में क्या करना है आपको, जैसे यूपीएससी का पेपर आप एग्जाम में हॉल में बैठोगे, कुछ अगर बातें जो नहीं समझ में आती है, साइड में हिंदी भी इंग्लिश भी लिखी होती है, तो इंग्लिश को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं ना, एकदम हिंदी में इतने कठिन दिखेंगे और इंग्लिश का देखोगे ना लैंग्वेज, तो आपको चारों क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व हो जाएंगे कि आपको समझ लो 8 से 10 मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे वो। तो इस वजह से इंग्लिश भी थोड़ा ध्यान देकर चलना है पेपर में, एकदम हेट नहीं करना है इंग्लिश से कि हाँ इंग्लिश आ गई तो एकदम हटा दो, फेंक दो यहाँ से, नहीं करना है कुछ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसको भी फॉलो करते चलना है। 49, आर्कटिक टुंड्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्कटिक टुंड्रा ने ऐतिहासिक रूप से कार्बन सिंक के रूप में कार्य किया और इसकी परमाफ्रॉस्ट से अधिक मात्रा का कार्बन संग्रहित है, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है, क्योंकि जो नेशनल जो हमारा ओशनिक एंड जो एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें एक नई रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर आर्कटिक टुंड्रा में एक जमे हुए यहाँ पर जो वृक्षहीन बायोम है उसमें हजारों वर्षों का कार्बन संग्रहित किया गया और वर्तमान में हीट ट्रैपिंग जो ग्रीन हाउस गैस है उसका यहाँ पर स्रोत बन गया, जो वैश्विक तापमान का मुख्य कारण है। दूसरा, हाल ही वर्षों में शुद्ध कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत यहाँ पर परिवर्तित हो गया। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा से भी करेक्ट है, ये भी बात सही बोला। तीसरा, यह बदलाव काफ़ी हद तक तापमान में वृद्धि और बार बार वनाग्नि के कारण बनता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वनाग्नि की घटना वृद्धि जो होती है उसमें असमान रूप से उच्च तापमान इस संक्रमण का प्राथमिक कारक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जिससे इस क्षेत्र में अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। तीनों बातें यहाँ क्या है 49 की करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
NBWL के संबंध में आपको विचार करना है। NBWL वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। 50 का क्या होगा, 50 के आंसर जो पहला स्टेटमेंट होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए इसे एक और अधिक यहाँ पर विनियामक रूप से प्रदान करने के लिए सशक्त प्रदान किया गया था। तो हमारा पहला यहाँ से जो बात बोल रही है एकदम करेक्ट है। भारत में प्रधानमंत्री बोर्ड का पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इसके 47 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं इसके, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये भी बात हमारी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें हमारी करेक्ट है 50 का, तो आंसर सी। 51, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संबंध में आपको विचार करना है। ये एक बाजार आधारित तंत्र है जिसे स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहन करने के लिए निर्धारित किया गया था, ये किया गया है। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इनमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सतत कृषि से संबंधित गतिविधियाँ शामिल होती हैं, ठीक है। और प्रतिभागियों को उनके योगदान के लिए ग्रीन क्रेडिट सम्मानित यहाँ पर किया जाता है। पहला यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा, इस कार्यक्रम के तहत अर्जित क्रेडिट का जो घरेलू बाजार है उसमें प्लेटफॉर्म पर व्यापार किया जा सकता है, ताकि वहीनता से संबंधित लक्ष्यों को यहाँ पर पूर्ण किया जा सके। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी जो रहेगी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ पर बोला, इस कार्यक्रम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। क्या ये बात सही है या नहीं, आपको सोचना है, 10 सेकंड के लिए सोचना है, ये सही होगी ये गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो तीनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। 51 का आंसर क्या होगा हमारा, डी स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाए। पूछा कौन सा सही है, तो सभी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है। 51 हो गया। 52 देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान योजना के संबंध में विचार करना है आपको। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक विस्तृत योजना है, ठीक है। 52 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, राइट। दूसरा, ये पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 घटकों वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल और जैवमंडल से संबंधित है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, इस योजना को वर्ष 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, ये भी बात एकदम सही बोल रहा है। ये जो टाइम पीरियड है इसका सही है। इस योजना में एक क्रॉस, ओ स्मार्ट और पेसर जो जैसी जो योजना है शामिल की गई है, ये भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसमें 5 योजनाएं शामिल की गई थी। एक तो आपके क्रॉस हो गई, एक आपकी ओ स्मार्ट हो गई, ठीक है, एक पेसर हो गई, और यहाँ से आपकी एक थी SAGE, ठीक है, सेक बोल सकते हो, चौथा हो गया। पाँचवा जो थी यहाँ पर रिय मतलब REA, देखो बता लिख देता हूँ, REACHOUTI, ठीक है, ये थी यहाँ पर। तो इस टाइप से यहाँ पर 5 योजना थी। तो हमारे चारों स्टेटमेंट इसके 52 के करेक्ट हो जाएंगे। 55, नाइट्रोजन चक्र के संबंध में 53, नाइट्रोजन चक्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैविक, वायुमंडलीय और औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हो सकता है, राइट। 53 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। ये नाइट्रोजन चक्र मैंने आपको टारगेट में दे रखा था, जो इन्वायरमेंट का टॉपिक था वहाँ से पढ़ने के लिए दे रखा था मैंने, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, नाइट्रिफिकेशन के बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जा सकता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, डिनाइट्रिफिकेशन राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। क्यों, क्योंकि डिनाइट्रिफिकेशन जो हमारा होता है, नाइट्रेट्स NO3 को वापस गैसीय में जो नाइट्रोजन है उसमें बदल देता है, जो हमारा डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे जो होते हैं गुण उनको चेंज कर सकता है, जो ऑक्सीजन रहित वातावरण में पनपते हैं। और राइजोबियम में ये जो होता है नाइट्रोजन के फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उसके डिनाइट्रिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत होगा। ओनली 1-2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो नाइट्रोजन चक्र आपको यहाँ से जाकर टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस बार। मैं टॉपिक भी दे रखा है, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र था, ठीक है। तो जाके एक बार अच्छे से पढ़ना है, आपकी जो स्टैटिक टॉपिक होंगे वहाँ पे मिल जाएगी सब चीज़, ठीक है। मैंने बताया था आपको जो वीक पॉइंट है आप इसको कवर करो अच्छे से, फिर से बोल रहा हूँ, वीक पॉइंट कवर करो, प्लस जो भी आपका टॉपिक रह गए हैं वो सब टॉपिक आपके कवर करो जाके, ठीक है। जिसे यहाँ पे टॉपिक मिला आपका नाइट्रोजन चक्र आप नहीं पढ़ा है तो जाके इसको कवर करो अच्छे से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेस्ट पेपर सॉल्व करो, जो भी टॉपिक आपको मिलता है उनमें सब मैं आपको जो जितने टॉपिक मिलेंगे वो सब मैं आपको टारगेट में दे चुका हूँ। जरा टॉपिक सब इंपॉर्टेंट टॉपिक देने दिए मैंने, वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन बनना है, ठीक है। कुछ ये नहीं दे दी कि हाँ कोई भी टॉपिक उठा के मैंने लिस्ट कर दिया आपको। जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे प्लस उसके अंदर का जो सब टॉपिक थे वो भी मैंने आपको हाईलाइट करा है कि कौन कौन से आपको सिर्फ पढ़ने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अच्छे से टारगेट को फॉलो करो, राइट। आगे देखते हैं। तो 53 का आंसर हमारा क्या हो गया था, 1-2 करेक्ट था, तीसरा गलत था आंसर। सही पूछा है तो 1-2 ये नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रदूषक पदार्थ, स्रोत और प्रभाव, ठीक है, इनमें से कितनी पंक्तियां जो सही जानकारी सम्मिलित कर रही हैं, राइट। देखो पहले यहाँ पर बोला है ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, ये हमारा जीवाश्म ईंधन दहन, ये तो करेक्ट है। अम्लीय वर्षा का यहाँ पर काला बनता है, ये भी हमारा करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है, यहाँ से ऊपर के तीनों सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड,
ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा होता है ये अपूर्ण दहन और रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का स्थान लेता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तीसरा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कृषि अपवाह, ये हमारा गलत, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है हमारा, ये मुख्य रूप से दहन प्रक्रियाओं जैसे वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक गतिविधियों में उत्सर्जित होती है, ना कि यहाँ पर कृषि अपवाह, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और जल निकाय में यूट्रिफिकेशन का कारण यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो क्या जल निकाय में यूट्रिफिकेशन कैसी अपवाह के लेकर यहाँ पर इसका कारण बन सकता है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ से ये चीज़ गलत दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1 and 2, दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, B54 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखो जो टेस्ट नंबर यहाँ पर हमारा 18 था, ठीक है। ये कब हुआ था, ये भी हुआ था 20 तारीख को, 20 अप्रैल को टेस्ट हुआ था, जो फुल लेंथ टेस्ट है हमारा, वो टेस्ट मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, राइट। इसका जो पार्ट नंबर 2 रहेगा, वो 2 नंबर पार्ट भी मैं जल्दी कराऊंगा, कल या परसों में करा दूंगा, ठीक है। और जो पेंडिंग पार्ट पड़े वो मैंने और कराने हैं, वो भी मैं कराऊंगा, प्लस जितने देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और भी टेस्ट देखो मैंने नहीं कराई, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे टेस्ट दिखे वो टेस्ट मैं करा रहा हूँ। और फुल लेंथ टेस्ट में देखो क्वेश्चन पूछा गया नाइट्रोजन चक्र का, तो इस वजह से हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टारगेट भी मैंने आपको दिया पढ़ने के लिए, राइट। तो एक एक चीज़ आपको बैठ के अच्छे से डिवाइस करना है, जहाँ पे टारगेट लिखा है टारगेट को ओपन करके रखो, करो। 30 दिन का मैंने जो आपका प्रोग्राम लिखा है वो भी आपको निकालो, ओपन करो, और जो मैंने पूरा शेड्यूल बताया कैसे कैसे आपको चीज़ें फॉलो करनी है, वो सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो कम से कम 13 से 14 घंटा आपको यहाँ पर पढ़ने को देना है, आपके पास अभी पूरा रात होता है, वो भी आप मैनेज करो, ठीक है। और अभी मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ, जैसे कि 64 डे होगा, उसमें आपको रिवीजन करने को भी दे रहा हूँ, आज जैसे 6वां 7वां कुछ करके टारगेट रिवीजन करने को दूंगा। कुछ अलग नहीं है वहाँ पे, है वही सब, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक का है, पॉलिटी का है, सब वही, बस आपको रिवीजन करना है अगर आपने पहले फॉलो किया है तो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, अगर पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़िए, है ना, क्योंकि अभी 1 मंथ अगर आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपको 1 साल नहीं देना पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ फिर से, कि मैं सुबह भी ये बात बोली कि अगर एक मंथ आप अच्छे से टाइम देते हो तो आपको अगली 1 साल के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो अच्छे से अपना टाइम को स्पेंड करो अपनी बुक्स और नोट्स को लेकर, ठीक है। कोई डाउट है आप नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।